श्योर आप मैं ये स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, लेकिन बड़ी डील हुई आरबीएल बैंक में, एमिरेट्स 60% स्टेक की बात हुई। उससे पहले हमने मनापुरम में बेन का एक मूव देखा था, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक लिया था। ये जो बाहर से पैसा इन कंपनियों में आ रहा है, बैंक्स और एनबीएफसीज में आ रहा है, ये क्या बता रहा है आपको? अब आप पीछे हट के देखेंगे तो भारत में का जो टोटल कर्जा है हाउस होल्ड सेक्टर और कॉर्पोरेट में मिला पूरे भारत का, हाँ 75% है जीडीपी के तुलना में। ओके। और इसको हम अगर पर कैपिटा इनकम से भी एडजस्ट करें तो भी ये दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो यहाँ से ये बढ़ने वाला है, ये अगले 5 साल 10 साल में 100% के आसपास हो जाएगा। अब आपका नॉमिनल जीडीपी 10-11% ग्रो हो रहा है, क्रेडिट शेयर इन जीडीपी बढ़ रही है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ 12-13% हो सकता है। और उस पर आप अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15% कर लो तो मिलना मुश्किल है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर में जहां 15% कंपाउंडिंग होए 5-10 साल के लिए। सो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा है कि ये हमें खरीदना चाहिए। ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखो तो। फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी निफ्टी का 1/3 से ज़्यादा है एक्चुअली। तो क्या इस साल पॉसिबल है कि हम निफ्टी पर एक 30,000 तक की एक चाल देख लें? क्योंकि पिछले एक साल कुछ नहीं किया है। जैसे अनुज मैंने पहले बताया ना कि दुनिया में बहुत सारा है जो गलत हो सकता है। तो निफ्टी का एब्सोल्यूट लेवल जो है ना वो कुछ हद तक पूरा नहीं, कुछ हद तक बाकी बाजारों पे निर्भर है। अगर यहाँ से एसपीएक्स गिर गया 10% तो निफ्टी को बढ़ना मुश्किल है। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ अगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस एब्सोल्यूट लेवल का यही एक मामला है कि बाकी बाजार क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंडिया यहाँ से भारत का मार्केट दूसरे देशों को आउट परफॉर्म करेगा। और अगर दूसरे मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यहाँ से 15-20% निफ्टी तो बढ़ सकता है। 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है अगले साल में। हाँ, लेकिन वो एक मैंने कैविएट है। अगर मान लो सपोज करते हैं हम कि यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आई तो 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है। जो आपको 15% बढ़ गया तो 30,000 के ऊपर निकल आएंगे आराम से। हाँ, हो सकता है। ओके। तो इस समय एक और चीज जो बात हो रही है कि लार्ज कैप्स में एक मूव आना शुरू हुआ है बहुत समय के बाद। अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा डोमेस्टिक पैसा वहां जा रहा था। अब एक साइन ऑफ रिवर्सल, पहले साइन ऑफ रिवर्सल एफआईआई के पैसे के, और हमने लार्ज कैप में मूव्स देखने शुरू करे हैं। क्या आप यहाँ से अब नैरो मार्केट पर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय कि ब्रॉड मार्केट के? कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको तय करना है। मुझे लगता है कि रिटर्न्स की इतनी डिस्पर्जन नहीं होगी। डिस्पर्जन का हिंदी अनुवाद नहीं आता है मुझे, लेकिन उतना फैलाव नहीं होगा कि लार्ज कैप इधर रहेंगे और मिड कैप रहेंगे। मुझे लगता है सब एक साथ ही ऊपर जाएंगे। ये मार्केट जो है वो मैक्रो पे चलने वाला है, स्टॉक पिकिंग पे नहीं चलने वाला है यहाँ से। तो मैक्रो में जब मार्केट चलता है तो लार्ज कैप मिड कैप सब साथ में ऊपर जाते हैं। उसमें हम बैंक्स ले लो, कंज्यूमर स्टॉक्स ले लो, ये लीड करेंगे और डिफेंसिव सेक्टर्स पीछे रह जाएंगे क्योंकि ये मैक्रो ट्रेड है। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको मिड कैप और लार्ज कैप में ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात मैं कह दूं जो पहले नहीं हुई थी कि अगर आप फॉरेन हेज फंड्स को देखें तो उनकी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी है, बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर थी। तो वो ये जो शॉर्ट कवरिंग होगा उससे लार्ज कैप पे ज़्यादा फायदा है। क्योंकि मिड कैप में उतना शॉर्ट कवरिंग का कोई, ये निफ्टी पे शॉर्ट्स है तो वो लार्ज कैप इंडेक्स पे ज़्यादा असर करेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। वैसे डिस्पर्जन का हिंदी वर्ड फैलावी है, तो आपकी हिंदी माशाल्लाह बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ये आपका एक बेस केस 50% प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स का 89,000 का है, और बुल केस जिसकी आपकी 30% प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स 1 लाख। अभी हम हैं 84,000 पर। तो ये 1 लाख होने के लिए क्या क्या सही जाना चाहिए? मतलब ग्लोबल मार्केट की आपने बात कर ली, सिर्फ एक वही कैवेट रह गया, अगर ग्लोबल मार्केट ठीक रही तो वो आपका बुल केस प्ले आउट हो जाएगा? ये टैरिफ का जो मामला है ना वो हल हो जाना चाहिए। Okay. ये बार बार हम सवेरे उठते हैं और कुछ टैरिफ पे आता है, वो हट जाए तो अच्छा रहेगा। मैक्रो मतलब इकोनॉमी के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट पे असर होगा उसका। तो वो एक है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कोई ग्लोबल एक्सीडेंट ना हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बुल केस के लिए।
और तीसरा कि यहाँ पे जो पॉलिसी मोमेंटम है वो जारी रहेगी, उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं है। मुझे लगता है सरकार की ओर से, स्टेट्स की ओर से, जहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे लेकिन बहुत सारे स्टेट्स है जो बड़े मात्रा में रिफॉर्म कर रहे हैं, और आरबीआई की ओर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो बाहर से ही है, क्योंकि टैरिफ भी बाहर का मामला है और एक्सीडेंट भी बाहर का मामला है।